लोकसभा चुनाव की जहां तीसरे और अंतिम चरण का मतदान चल रहा है। मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक और शेष 74 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल 1204 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जिनमें 110 महिला शामिल है। 78 विधानसभा क्षेत्र राज्य के जिन जिलों में पड़ते हैं वे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर, यानी कि इन 15 जिलों के 78 सीटों पर फिलहाल मतदान चल रहे हैं। कुल मिलाकर देखें तो कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल, इन्हीं जगहों पर यह मतदान हो रहे हैं। और काफी अहम है ये मतदान, क्योंकि जो तीसरे चरण के मतदान होंगे उसमें जो खास हिस्से हैं वो खास पार्टियों के लिए डेडिकेटेड है। ये बात लगातार परंपरागत तौर पर देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि ये जो चुनाव हो रहा है फिलहाल तीसरे चरण का, उसमें जो जीत का अंतर होगा या हार का अंतर होगा उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ने जा रहा है। क्योंकि जो पहले के 2 चरण के चुनाव हैं उसको लेकर यही माना जाता है कि उन 2 चरणों में जो पहले 71 सीटों पर और उसके बाद 94 सीटों पर मतदान हुए तो उन्हीं से तय हो चुका है कि फिलहाल सत्ता के करीब कौन सा गठबंधन पहुंचा है। लेकिन अभी जो मतदान हो रहे हैं, हालांकि निर्णायक ये भी है, बावजूद ये माना जाता है, जो राजनीतिक विश्लेषक वो मानते हैं कि इससे जीत का जो अंतर है या हार का अंतर है उस पर असर पड़ने वाला है। तो हम आपको बता दें कि फिलहाल 1 बजे तक जो मतदान का प्रतिशत है वो करीब 34.82% हो चुका है, यानी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हालांकि कुछ ही सीटों पर है कि 4 बजे तक मतदान है, लेकिन शेष जो सीटें हैं वहां पर 6 बजे तक मतदान होंगे। लिहाजा आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मतदान का प्रतिशत कितना आगे जाता नजर आ रहा है फिलहाल। और हम सीधे चलते अपने सहयोगी ऋषिकेश के पास, जो इस वक्त मुजफ्फरपुर में है और इन चुनावों पर लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। ऋषिकेश, जो मतदान का प्रतिशत है और जो उत्साह दिख रहा है मतदाताओं में, जो कतार फिलहाल हम देख पा रहे हैं महिलाओं मतदाता की कतारें, वो काफी कुछ बयां करें। फिलहाल स्थिति जानेंगे आपसे, ताजा स्थिति क्या है आपके जरिए। पंकज, देखिए, मैं जिस मुजफ्फरपुर जिले में खड़ा हूं वहां 5 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और 37% के आसपास वोटिंग बताई जा रही है। 2 बजे तक का जो आंकड़ा चुनाव की तरफ से दिया गया है उसके मुताबिक इन आंकड़ों में पंकज देखिए कि 5 विधानसभा में सिर्फ मुजफ्फरपुर शहर की जो सीट है वहां बहुत कम वोटिंग हुई है, महज 31% वोटिंग हुई है। आम के मुकाबले वहाँ तकरीबन 5% वोटिंग कम हुई है जो जनरल जगहों पर है, क्योंकि उसके बगल के जो सीट है विधानसभा की औराई, जिसमें 45% का मतदान हो गए हैं, बोचा जहाँ से रमई राम चुनाव लड़ रहे हैं, 40 साल तक उस इलाके का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन पिछले बार निर्दलीय प्रत्याशी बेबी कुमार से चुनाव हार गई। काफ़ी रोमांचक यहाँ चुनावी मुकाबला है और जिस जगह पर मैं हूँ खड़ा वो बोछा विधानसभा ही आता है। देखिए, मुजफ्फरपुर को प्रधानमंत्री मोदी का जो 100 स्मार्ट शहर कहा जब ऐलान किया गया था 14 में, तो उसमें उसे शामिल किया गया था, लेकिन उसको लेकर कई तरह के सवाल उठते हैं, क्योंकि बोचहा से ही सुरेश शर्मा है, नगर विकास मंत्रालय उनके पास है और अक्सर हम लोग उनसे सवाल पूछते थे कि आप नगर विकास मंत्री हैं और अपने ही शहर का आलम क्या है। छोटा सा स्कूल है मुसहरी का, देखिए कि ये राजकीय विद्यालय भिखनपुरा अनुसूचित जाति का, और स्कूल की बिल्डिंग देख लीजिए। हालांकि ये वक्त नहीं है बिल्डिंग दिखाने का, लेकिन यहाँ वोटिंग हो रही है प्रॉपर और लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। और ये हालत है। क्या बोल रहे थे सर आप? क्या कह रहे हैं सर? स्थिति देख लीजिए, इतना बड़ा स्कूल में 3 गो पोलिंग पार्टी हम लोग रात को बैठ के टाइम पास किए हैं। सोने तक का जगह रूम में नहीं है। एक रूम में 3 पोलिंग पार्टी, 2 रूम में, एक में फोर्थ था, दूसरे में पोलिंग पार्टी हम लोग थे। रूम देख लिया है अंदर। स्मार्ट सिटी का हिस्सा है। अभी हम सरकार के खिलाफ तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम लोगों की दुर्गति हो गई, इतना कह सकते हैं। यही व्यवस्था है, दूसरे स्कूल में भी रखा जा सकता था। एक रूम है और 3 पोलिंग पार्टी मीन्स 12 आदमी। पानी का व्यवस्था फेल हो गया रात में, लैट्रीन एक, बड़ी बुरी हालत हुई सर। किसी तरह करा रहे हैं। ये पंकज देखिए, ये स्मार्ट सिटी का आलम है मुजफ्फरपुर, जो इंडिया के हिंदुस्तान में 100 जो स्मार्ट सिटी थे उसका ये आलम है। और देखिए, रिपोर्टिंग करने की जगह भी नहीं है यहाँ पे। नालियाँ हैं, नालियों के ऊपर ये है
तो आप समझिए कि हालांकि ये वक्त नहीं हम लोग बार बार कर रहे हैं। तो बोचार से दिलचस्प मुकाबला है और 5 विधानसभा की सीटें, इसके ठीक बगल में महुआ पड़ता है जहां से तेज प्रताप यादव बिहार के कैबिनेट मंत्री रहे थे नीतीश कुमार के शासन में, उनका क्षेत्र था, लेकिन वो इस बार हसनपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे सटा हुआ वैशाली है, वहां की 2 सीटों पर चुनाव रहे हैं। इसके ठीक बगल में सीतामढ़ी की सीट है, वहां पे 6 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। दरभंगा में 5 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब इलाके हैं जहां पे वोटिंग हो रही है 78 सीटों पर। लेकिन और जगहों के मुकाबले शहर में महज 32% की वोटिंग हुई है, जो चिंताजनक है। बार बार ये लोग सवाल उठाते हैं कि शहरों में वोटिंग कम होती है, लेकिन चूंकि बीजेपी का गढ़ रहा है, यहाँ से लोकसभा के सांसद भी बीजेपी के हैं, अजय निषाद, सुरेश शर्मा यहाँ से लंबे वर्षों से जीतते रहे हैं। इसके बगल में चंपारण का इलाका मोतिहारी शुरू हो जाता है, वो भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन चूंकि इस बार बिहार में चुनाव जाति पर नहीं बल्कि वर्गों के आधार पर, जिस तरीके से चुनाव हो रहे हैं तीनों जगह पर, उसमें मिथिलांचल पारंपरिक तौर पर एनडीए से जुड़ा ज्यादा महसूस किया जाता है, तो कहीं ना कहीं उत्साह एनडीए खेमे में ज्यादा हो रहा होगा इस मतदान, तीसरे चरण के मतदान को लेकर। कुछ ऐसा है, नजर आ रहा है वहां पर? नहीं, देखिए पंकज, जो बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि इस बार बिहार का चुनाव जाति आधारित नहीं है बल्कि वर्ग आधारित है। आप कास्ट से अब बिहार का जो मौजूदा चुनाव है वो क्लास की तरफ चला गया। तो जिस वर्ग के हिमायती जहां ज्यादा हैं उनके वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा है। वर्ग करने का मतलब कि जहां आसपास की आबादी या जहां आसपास के रेजिडेंट हैं, जो वोटर हैं, उनकी आबादी के हिसाब से वोटिंग का पैटर्न बढ़ रहा है। हाँ, एक बात है कि जो शहरी मतदाता हैं वो कम निकल रहे हैं, या फिर उस पर कहें कि आप कोरोना का असर है, इस तरीके की बातें आ रही है। लेकिन वही 5 साल के बाद फिर घिसे पीटे मुद्दे हैं। लेकिन इस बार जो मुद्दे हैं वो वर्ग के हैं, जातिगत मुद्दे हैं, वो गौण हैं। विकास को लेकर दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इसीलिए देखिए बिहार के विकास के मॉडल का जो आर्थिक मॉडल था वो अब अलग हटकर है। जॉबलेस डेवलपमेंट इस हिंदुस्तान में एक सिर्फ बिहार के ही इकोनॉमी मॉडल की बात होती थी। इसलिए देखिए कि जॉब के साथ डेवलपमेंट का जो नारा है वो सब तरफ से दिया गया, तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया। वामपंथियों का एक जो मूल विचारधारा है, चूंकि वामपंथियों का इस बार महागठबंधन आरजेडी और कांग्रेस के साथ तालमेल है, तो उनके घोषणा पत्रों में वो बातें दिखती है। और उसी पिच पर एनडीए फिसलती नजर आ रही है, लड़खड़ाती नजर आ रही है, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। 15 सालों का शासन है, उस पर बात नहीं हो रही। नीतीश कुमार लगातार अलग अलग मंचों से सिर्फ जंगल राज या बीजेपी के लोग कहते रहे हैं, उन अपने मॉडल पर उनका एतबार नहीं रहा। इसीलिए नीतीश कुमार ने कोसी के इलाके से कहा कि उनका आखिरी चुनाव है, उसके भी अपने तरीके से राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल मायने निकाले जा रहे हैं। मैं खड़ा हूं विधानसभा, जो मतदाता है वो जाति के आधार पर वोट नहीं करे, बात तय है, ठीक है, साफ है। लेकिन अगर आंकड़ों की बात कर ले तो इन 78 सीटों पर यदि पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे, कमोबेश जो तीनों मुख्य पार्टियां हैं, चाहे वो आरजेडी हो जाए, बीजेपी हो जाए, जेडीयू हो जाए, सभी 20 या उसके आसपास उनके सीटें आई थी। और इस बार तो जेडीयू और बीजेपी साथ है, तो ऐसे में उत्साह जो होना लाजमी है एनडीए गठबंधन, एनडीए खेमे में। पंकज, देखिए ये बात भी दावे से नहीं कही जा सकती है, क्योंकि ये निर्णायक चरण का चुनाव है। और देखिए 78 सीटों में से 37 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ रही है और 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। चूंकि जिन इलाकों में आप देखिए कटिहार, सुपौल, सहरसा, पूर्णिया, ये सब गढ़ माने जाते थे नीतीश कुमार के, वहाँ बहुत सारे ऐसी जो जातियां हैं, अनुसूचित जातियां हैं, वो एनडीए के वोटर हुआ करते थे। लेकिन इस बार वर्ग आधारित मुद्दों की वजह से ये बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है। और ये दावा कोई नहीं कर सकता है कि कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आ रही है। लेकिन हाँ, कांटे का मुकाबला है और इस कांटे के मुकाबले में हर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं और अपने अपने संख्या बल का दावा किया जा रहा है। लेकिन ये तय है कि कोई एक तरफा चुनाव नहीं है। नहीं तो जिस चरण में चुनाव हो रहा है, जिन जगहों पर चुनाव हो रहा है पंकज, वहाँ बात सीए की होती थी, एनआरसी की होती थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का होता था। लेकिन ये सब मुद्दे गौण है। कोशिश की गई बीच में, देखिए झारखंड के मुख्यमंत्री का पुराना बयान निकाला गया और कहा गया कि वंदे मातरम या भारत माता की जय कहने से उन्हें परहेज है, उसको यहाँ मुद्दा बनाया गया गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की तरफ से। लेकिन इन सब मुद्दों की चर्चा कमतर हो रही है।
चर्चा यहाँ रोजगार को लेकर हो रही है। खास करके कोरोना सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता दिख रहा है सत्ताधारी पक्ष का, क्योंकि जो जॉबलेस इकोनॉमी यहाँ, बार बार हम लोग बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि क्यों आखिर इन चुनाव में घोषणा पत्रों में रोजगार एक बड़ा मुद्दा बनकर आया, क्यों इस घोषणा पत्रों में एक बड़ा मुद्दा स्वास्थ्य बनकर आया, क्यों इस घोषणा पत्रों में एक बड़ा मुद्दा शिक्षा बनकर आया। ये वो मुद्दे हैं जो वामपंथी पार्टियों की तरफ से बार बार उठाई जाती रही है पूंजी के खिलाफ। और बिहार में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो विकास का दर है, उसमें जॉबलेस इकोनॉमी है। आप देखिए हिंदुस्तान में पहली बार होता है कि शिक्षकों की नियुक्ति होती है, लेकिन वो भी टेम्पोररी होती है। उनको एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है कि स्थायीकरण का मुद्दा क्या होगा। यहाँ देखिए कि रोजगार को लेकर कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन सड़कें, बिजली को लेकर अपने तरीके के दावे किए जा रहे हैं। स्कूल का, शिक्षा का मॉडल देखिए, शिक्षा के मॉडल में भी कोई बहुत ज़्यादा आपको डेवलपमेंट नहीं दिखेगा। इसलिए आपको पोशाक और साइकिल योजनाएं जरूर मिल जाएंगी आपको, और उसको लेकर नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे होंगे। लेकिन इस बार पहली बार उनके ही सियासी चाल में चुनौती दी गई है इकोनॉमी मॉडल के जरिए, और इसीलिए चर्चा हो रही है बिहार में स्वास्थ्य की, शिक्षा की। लेकिन और उसमें जातियों का जो गणित है, बहुत बहुत जातियां जरूर आ रही है, ऋषिकेश, जनता साहब की बात होती होगी, मतदाताओं से बातचीत हुई होगी। 3 जो बड़े दिग्गज हैं, रामविलास पासवान जो कि अब मरहूम हो चुके दिवंगत हैं, शरद यादव और लालू प्रसाद यादव जो कि खुद जेल में, शरद यादव भी बीमार यहां पर हैं, तो इन तीनों का वहां होना किस तरीके से नीतीश कुमार की राह को थोड़ा आसान कर रहा होगा? क्या जनता को ऐसा लगता है कि वो तीनों अगर होते तो चीजें थोड़ी सी अलग होती इस चुनाव की? पंकज, देखिए हमारे साथ लगता है आप फर्स्ट टाइम मतदाता हैं क्या? फर्स्ट टाइम मतदाता हैं और यंग हैं। ये बताइए कि इस बार के चुनाव में आपको क्या अलग दिखा? आप लोग तो पुराना जंगल राज या लालू यादव या रामविलास पासवान के दौर को क्या आप लोग याद है, या उसको किस तरीके से देखते हैं? इस टाइम सबसे बड़ी बात ये थी कि इस बार जो नया महागठबंधन था उसमें मतलब कंफ्यूजिंग है कि आरजेडी को सपोर्ट किया जाए या फिर, क्योंकि जो तेजस्वी है उन पे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है, और जो जेडीयू मतलब नीतीश कुमार हैं उनके भी टाइम में इतना करप्शन बढ़ गया है। सो मतलब इस बार बहुत ऐसा लग रहा है कि किसको चूज किया जाए, और जो न्यू इसीलिए पूछ रहे हैं आपसे, पूछना इसलिए कि यूथ को रोजगार चाहिए। आप जब एजुकेशन कंप्लीट करेंगी तो आप चाहेंगे घर में नौकरी चाहिए आपको, लेकिन क्या रोजगार को लेकर तो नीतीश तेजस्वी यादव ने अपने घोषणा पत्र में कहा 10 लाख हम नौकरी देंगे। आई डोंट थिंक कि 10 लाख रोजगार देना पॉसिबल है किसी के लिए, और उन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा बोला होगा, आई थिंक सो जो जिसने डेवलपमेंट किया है आज तक यानी नीतीश कुमार, आई थिंक उन्हीं को सपोर्ट करना बेटर है। नीतीश कुमार ने इसलिए कहा कि इस बार मेरा आखिरी चुनाव है, आप लोग उन्होंने डेवलपमेंट किया है अगर देखा जाए तो उनको सपोर्ट करने में क्या बुराई है। लेकिन नीतीश कुमार को आप जैसे सपोर्ट करिए, आपके दोस्त कोटा में होंगे या कई अन्य जगहों पे कोरोना में फंसे होंगे, तो आप ही के परिवार के हम ही लोगों के पास शिकायतें आती थी कि सरकार हम लोग की नहीं सुन रही है। आपको वहाँ से मुजफ्फरपुर आना है तो आपको नहीं आ सकते थे क्योंकि बिहार सरकार को ये इच्छा नहीं थी। तो क्या ये सब भी फैक्टर है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं, या क्यों? मैं जयपुर में रहती हूँ और वहाँ से यहाँ आने के लिए ट्रेन उपलब्ध हुई थी, श्रमिक एक्सप्रेस, और वो भी बहुत सारे दिन के लिए हुई थी, मतलब ऐसा नहीं था। और अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं चाहते, अगर नीतीश कुमार नहीं चाहते तो क्या ये पॉसिबल था? अगर वो सच में कुछ नहीं किए तो हमारे जैसे स्टूडेंट्स अभी वहीं जयपुर कोटा में ही फंसे रहते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल ऋषिकेश, बहुत ही बेहतरीन तस्वीर आपने दिखाई। आपने इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, यहां पर 3 बजे तक के लिए जो मतदान का प्रतिशत है उसके आंकड़े आ गए हैं 42.88%। यानी ऋषिकेश, निश्चित तौर पर यह आंकड़ा बहुत अच्छे से देश आगे बढ़ा। बहुत खूबसूरत तस्वीर दिखाई आपने। फर्स्ट टाइमर ये वोटर था और उसने किसने साबगोई से तमाम बातों को यहां रखा। आमतौर पर वोटर्स जो होते हैं वो ऐसे होते नहीं थे पहले, लेकिन आज ये नया दौर है। बिल्कुल ऋषिकेश, एकदम नई चीज देखने को मिली है।
बिल्कुल पंकज, इसलिए हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि मुद्दे भले ही हैं, लेकिन ये चुनाव वर्ग के आधार पर हो रहा है और इकोनॉमिक मॉडल की बात जरूर हम लोग कर रहे हैं, लेकिन जो उसमें तड़का है, कॉकटेल है, वो जातीय गणित का भी है। और जातीय गणित अलग अलग जगहों पे देखिए, शहरों में लोग नहीं निकल रहे हैं, तो ये आरोप चस्पा होता था कि ग्रामीण के लोग ज़्यादा सजग हैं, ज़्यादा लोकतांत्रिक हैं, लेकिन शहर में हम लोग जब घूमते हैं तो सबसे ज्यादा वोकल वही होते थे। ये वही बिल्कुल बिल्कुल ऋषिकेश, ये चिंता की बात, और हम चाहेंगे कि लगातार न्यूजीलैंड भारत के जरिए हम तमाम वोटर्स को हम लगातार अपील कर पाए और वोटर्स हमारी आवाज सुन पाए कि आप वोट देने के लिए निकले बाहर और अपने मताधिकार के। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषिकेश, इन तमाम अपडेट्स देने के लिए। आपने तमाम तरीके यहाँ पर बताई किस तरीके से मतदान हो रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी कई अन्य खबरों के साथ हाजिर होंगे, फौरन लौटते हैं। 11 सच है तो दिखेगा।